आइए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हाल ही में बीजिंग में एक ऐसा हाई प्रोफाइल अमेरिकी दौरा हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। मुख्यधारा की खबरों में इसके बारे में लगातार चर्चा हुई, लेकिन आज हम उन सुर्खियों के पीछे छिपी असली रणनीतियों को डिकोड करने जा रहे हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यह साफ नजर आता है कि ये कोई आम कूटनीतिक दौरा नहीं था, ये कूटनीति के एक बिल्कुल नए रूप का प्रदर्शन था। हम उन सबूतों और आंकड़ों पर बात करेंगे जो दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे दुनिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए कैसे बदल रहा है। अब देखिए, मुख्य धारा की मीडिया का काम करने का तरीका वाकई बड़ा दिलचस्प है। टीवी चैनल्स पर लगातार इस बात का विश्लेषण होता रहा कि नेताओं ने हाथ कैसे मिलाया, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी या उनके चेहरे पर कैसी मुस्कान थी। लेकिन इस सतही फोकस के चक्कर में एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक सच्चाई पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी गई। कैमरे का फोकस वहां था ही नहीं जहां असली सत्ता का खेल चल रहा था। पर्दे के पीछे पूरा जोर कॉर्पोरेट प्रभाव और बड़े वैश्विक व्यापार समझौतों को पक्का करने पर था। ये एक बहुत बड़ी चूक है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के चेहरों पर गौर करते हैं। क्या इसमें कोई पारंपरिक कूटनीतिज्ञ, विदेश नीति सलाहकार या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी नजर आता है? बिल्कुल नहीं। इस डेलीगेशन में एप्पल के टिम कुक, टेस्ला के एलन मस्क, ब्लैक रॉक के लैरी फिंक, जेपी मॉर्गन के जेमी डिमन और एनवीडिया के जेनसन हुआंग जैसे कॉर्पोरेट दिग्गज शामिल थे। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। राजनेताओं के बजाय इन बिजनेस टाइकून्स को बीजिंग ले जाना ये साबित करता है कि नेगोशिएशन का तरीका अब बदल चुका है। विश्व के नेता अब कॉर्पोरेट दिग्गजों का इस्तेमाल अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत के रूप में कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये लोग अपने साथ क्या लेकर गए थे। कोई खोखले राजनीतिक वादे नहीं, बल्कि $18 ट्रिलियन की एक विशाल ताकत। जी हाँ, $18 ट्रिलियन। यह इन कंपनियों और एसेट मैनेजरों का कुल वित्तीय वजन है। जरा सोचिए, जब इतना बड़ा आर्थिक प्रभाव बातचीत की मेज पर रखा जाता है तो वो किसी भी पारंपरिक राजनीतिक दबाव या बयानबाजी से कहीं ज्यादा असरदार होता है। ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, बल्कि एक ऐसी आर्थिक ताकत का खुला प्रदर्शन था जो सीधे तौर पर विदेशी नीति के बड़े फैसलों को मोड़ने की कुव्वत रखती है। तो इस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? इसका सीधा जवाब है चीन का मौजूदा आर्थिक संकट। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि मेजबान देश इस वक्त भारी घरेलू आर्थिक दबाव से गुजर रहा है। उनका प्रॉपर्टी सेक्टर बुरी तरह चरमरा गया है। बाजार में उपभोक्ताओं का विश्वास ना के बराबर है और युवाओं में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन मुश्किल हालात से बाहर निकलने के लिए उन्हें विदेशी पूंजी, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण साझेदारियों की सख्त जरूरत है। और सच कहें तो यही वो कमजोर नस है जिसका फायदा इस कॉर्पोरेट प्रतिनिधि मंडल ने उठाया है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आर्थिक निर्भरता देशों की विदेश नीति को तय करती है। हालात कितने गंभीर हैं इसे स्रोत में दिए गए एक सीधे और हैरान कर देने वाले उदाहरण से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए, समुद्र के किनारे एक बेहद शानदार 1000 कमरों वाला लग्जरी रिजॉर्ट बना हुआ है, लेकिन उसमें केवल 3 कमरे बुक हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि घरेलू खर्च में आई भारी गिरावट की एक जमीनी हकीकत है। जब देश के अंदर लोग पैसा ही खर्च नहीं कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए बाहरी निवेश सिर्फ एक विकल्प नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत बड़ी मजबूरी बन जाता है। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, जो है इस दौरे का छिपा हुआ लक्ष्य, क्षेत्रीय संघर्ष। बंद दरवाजों के पीछे जो असल भू राजनीतिक लेन देन हो रहा है, आइए उसे डिकोड करते हैं। ये सिर्फ कुछ सामान बेचने का सौदा नहीं है, ये पूरी तरह से एक गिव एंड टेक यानी कुछ के बदले कुछ वाली डील है। अमेरिका क्या दे रहा है? पूंजी, एप्पल का भारी भरकम निवेश और एनवीडिया की अत्याधुनिक तकनीक। लेकिन इसके बदले में वे चाहते हैं कि मेजबान देश मध्य पूर्व के क्षेत्रीय संघर्षों, खासकर ईरान को दी जा रही अपनी तकनीकी और आर्थिक मदद तुरंत रोक दे। इस मदद में हमलों के लिए जरूरी सैटेलाइट रडार डेटा, नेविगेशन सपोर्ट और गुप्त तेल खरीद शामिल है। यहाँ व्यापारिक समझौतों का सीधा असर युद्ध के मैदानों पर पड़ता दिख रहा है। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं। स्रोत बताता है कि मध्य पूर्व में जो देश अभी संघर्षों में उलझे हैं, उनमें से कई के पास अपनी खुद की कोई खास सैन्य तकनीक नहीं है। उनके मिसाइल हमले और ऑपरेशंस पूरी तरह से बाहर से आने वाले सैटेलाइट रडार डेटा और बाहरी नेविगेशन सिस्टम पर टिके हुए हैं। अगर बाहर से मिलने वाली इस खुफिया जानकारी को काट दिया जाए तो उनकी मिसाइलें अंधेरे में तीर चलाने जैसी हो जाएंगी और उनकी सैन्य क्षमताएं तुरंत पंगु हो जाएंगी। और ये सब खुलेआम नहीं, बल्कि एक शैडो इकोनॉमी यानी गुप्त अर्थव्यवस्था के जरिए चल रहा है। रडार इंटेलिजेंस को चुपचाप साझा किया जा रहा है, तेल ले जाने वाले समुद्री जहाज अपनी पहचान छिपाकर रास्ते बदल रहे हैं और रेलवे के जरिए सीधे तेल की सप्लाई करके विदेशी सेनाओं को पैसा पहुंचाया जा रहा है। अमेरिकी कॉर्पोरेट दिग्गजों की सबसे बड़ी मांग यही है कि इन गुप्त, खुफिया और आर्थिक जीवन रेखाओं को तुरंत काटा जाए। ये सीधे सीधे संघर्ष वाले इलाकों को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की एक बहुत ही सधी हुई रणनीति है। इस पूरी तस्वीर में कुछ दिलचस्प कूटनीतिक चालें और नए समीकरण भी बन रहे हैं। पर्दे के पीछे चल रही इन घटनाओं के टाइमलाइन पर जरा गौर करते हैं। देखने में ये घटनाएं अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बिसात का हिस्सा है।
पहले अमेरिका अचानक ताइवान को हथियारों की बिक्री रोक देता है। उसके ठीक बाद अमेरिकी दौरे से महज कुछ घंटे पहले रूसी विदेश मंत्री बीजिंग पहुंचाते हैं और फिर एनवीडिया के सीईओ आखिरी मिनट में एयरफोर्स 1 पकड़ने के लिए दौड़ लगाते हैं। ये सारे तार जुड़कर दिखाते हैं कि कैसे दुनिया के बड़े गठबंधन बिल्कुल रियल टाइम में बदल रहे हैं और हर एक कदम बहुत ही बारीकी से प्लान किया गया है। और ये सब एक अलिखित नियम के तहत हो रहा है। जैसा कि कहते हैं, आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूंगा। ताइवान जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर दोनों देशों के बीच एक तरह की मौन सहमति नजर आती है। राजनीतिक रूप से चुप रहने में दोनों ही देशों का तत्काल आर्थिक और रणनीतिक फायदा है। वैचारिक मतभेदों को किनारे रखकर अपने अपने भू-राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का ये एक बेहद प्रैक्टिकल और व्यवहारिक तरीका है। इस पूरे खेल में रूस के रूप में एक तीसरा खिलाड़ी भी शामिल है। स्रोत से यह विश्लेषण सामने आता है कि आखिर रूसी विदेश मंत्री बीजिंग में क्या कर रहे थे। दरअसल एक समानांतर बातचीत चल रही है। रूस पेशकश कर रहा है कि वो मध्य पूर्व में अपना सैन्य खुफिया समर्थन रोक देगा, लेकिन इसके बदले में वो चाहता है कि अमेरिका पूर्वी यूरोप में अपनी वित्तीय और सैन्य सहायता को कम करे। यह साफ दिखाता है कि कैसे बाकी विदेशी नेता भी अपने अपने क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने के लिए इस बीजिंग समिट को एक मौके की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हमें ले जाता है हमारे अंतिम पड़ाव पर, नई कॉर्पोरेट कूटनीति। इस यात्रा के तत्काल नतीजे हमारे सामने हैं जो ये साबित करते हैं कि ये पूरी रणनीति 100% काम कर गई। पहला नतीजा, 10 चीनी फर्मों को एनवीडिया चिप्स की सप्लाई करने के समझौतों पर मोहर लग गई। दूसरा, निर्माण क्षेत्र में अरबों डॉलर के नए निवेश का पक्का वादा किया गया। और तीसरा, इसके बदले में मध्य पूर्व में गुप्त रूप से साझा की जा रही खुफिया जानकारी पर रोक लगने के स्पष्ट संकेत मिल गए। यानी राजनीतिक कूटनीतिज्ञों की जगह कॉर्पोरेट दिग्गजों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करके मनचाहे भू राजनीतिक नतीजे हासिल कर लिए गए। इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष ये है कि दुनिया की कूटनीति हमेशा के लिए बदल चुकी है। प्रमुख देश अब ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि आधुनिक सैन्य और विदेश नीति के फैसले अब आर्थिक निर्भरता से तय होते हैं। इसीलिए वे अपना प्रभाव जमाने के लिए पारंपरिक राजनीतिक कूटनीतिज्ञों के बजाय अब बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने प्राथमिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वैश्विक शक्तियों द्वारा अपना दबदबा कायम करने का ये बिल्कुल नया और बेहद कारगर तरीका बन चुका है। और ये विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर दुनिया की नई व्यवस्था पारंपरिक कूटनीतिज्ञों के बजाय अब बड़े कॉर्पोरेट दिग्गजों द्वारा तय की जा रही है, तो आज के दौर में युद्धों और संघर्षों का असली नतीजा कौन तय कर रहा है, राजनेता या उद्योगपति? भविष्य में जब भी टीवी पर किसी बड़े कूटनीतिक दौरे की तस्वीरें आएं, तो इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। खबरों की सतह से नीचे उतरकर असली सच्चाई को समझना ही हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी होता है।